तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री वाला जो पोर्शन है। तो इसके अंदर अपन स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये किस एग्जाम को टारगेट कर रहा है, कैसे, कितने, कहाँ, क्या यूज होने वाला है इसको, एनिमल हस्बेंड्री का। तो अपन जैसे एग्जाम देखते हैं, जैसे डबल ए हो गया, कौन सा डबल ए हो गया, जिसके बाद में कौन सा हो गया, सुपरवाइजर हो गया, सुपरवाइजर। और इसके बाद में कौन सा हो गया, एफ हो गया, नवार्ड हो गया, और फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, एफएसओ में पूछा हुआ था। और जितने भी स्टेट वगैरह के एग्ज़ाम हो सकते हैं। और इसके अदर में जैसे अदर के अंदर देख लो, वेटनरी, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम को ये टारगेट करेगा, एनिमल हस्बेंड्री वाला जो अपना पोर्शन है, ठीक है। इसका जो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें सबसे टोटली में 100% जितना भी कवर होगा, जितने भी लेक्चर होंगे इसके अंदर कंप्लीट एकदम बेसिक से लेके एकदम जितना हो सकता है उतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादा नहीं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 टू लेके 20 लेक्चर लग सकते हैं। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है 16 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। तो वो करना पड़ेगा क्योंकि एकदम अच्छे से कवर करेंगे तो टाइम भी लग सकता है, थोड़ा बहुत देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके अलावा अपन इस एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करते हैं अपन डायग्राम। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये इसके क्या है, हॉर्न, ठीक है। इसके बाद में ये इसके क्या है, ईयर। इसके बाद में ये इसका पोर्शन क्या है, इसकी बैक, ठीक है, पीठ। और इसके बाद में यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये तो जानते होंगे आप, टेल, ठीक है, ये, ठीक है। इसके बाद में जो इनके खुर होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये नीचे वाले जो खुर हैं इसको बोलते हैं हुफ, हुफ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं, जो फूला हुआ सा पोर्शन है इसको बोलते हैं फोरउडर। इसके बाद में ये इसके थुन होते हैं, थुन को बोलते हैं अपन टीथ, ठीक है। इसके बाद में ये इसका जो पोर्शन होता है, जैसे अपने इंसानों में क्या होता है कि चेस्ट होता है, तो ऐसे इनके चेस्ट को क्या बोलते हैं अपन, ब्रिस्केट, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर नोज, इनकी नोज को बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, ये पोर्शन होता है खुला हुआ होल सा। इसके बाद में ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसकी ठोडी, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में मजल, क्लियर हुआ। और इसके अंदर आपको और बताना क्या है मेरे को, यहाँ हो गया ये आई वगैरह, ये तो जानते ही हैं। और हाँ, जो इसके नी वगैरह, ये तो घुटने हैं तो इसको नी वगैरह ये तो आप जानते होंगे। और इसके अंदर मेरे को आपको बताना है, नोस्ट्रिल हो गया, फोरहेड हो, बैक हो गया, फीट हो गया, हुक, इसको बोलते हैं हुक, पिछला वाला घुटना है ना, इसको बोलते हैं हुक। तो आप देख रहे होंगे शोल्डर कहाँ होंगे इसके, शोल्डर वहां होते हैं जहां पर ये जो इसका पैर अटैच है ना, यहाँ ये पैर अटैच है ना, इसको बोलते हैं शोल्डर। जैसे अपने हाथ अटैच है ना ऐसे, तो यहाँ इसका यहाँ पर क्या होता है, इसका शोल्डर होता है, ठीक है। और एल्बो वगैरह वही सिस्टम है, जैसे अपने हाथ की एल्बो वगैरह, तो यहाँ पर इसकी कोहनी वगैरह, ये एल्बो वगैरह हो गया इसकी छोटा, ठीक है। तो ये डायग्राम इतना मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए कम से कम आगे पढ़ने के लिए। जैसे हम कंटिन्यू आगे 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि कौन सा पोर्शन कहाँ पे है इसका, ठीक। इसके बाद में कुछ टर्म्स हैं, तो एक 1 बाय 1 एक एक टर्म डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले बुल की बात करते हैं। भाई इस बुल की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या बता रखा है कि भाई बुल के बारे में क्या है, बुल होता क्या है। बुल एक तरह से हम देखेंगे, यहाँ पर मैं ग्रीन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है अनकेस्टेटेड मेल। अनकेस्टेटेड मेल का मतलब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि केस्टेटेड होता क्या है। तो केस्टेटेड टर्म का मतलब होता है केस्ट्रेटेड, इसका मतलब क्या है पहले तो ये जानेंगे, ठीक है। तो केस्टेटेड में हम ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसके अंदर होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस,
ठीक है। तो कैस्ट्रेटेड का मतलब तो ये होगा कि रिमूवल ऑफ द टेस्टिस। अब यहाँ पर रिमूवल ऑफ द टेस्टिस जो इन जानवरों में क्या होता है कि एक तरह स्पर्मेटिड कोड को, इनके अंदर क्या होती है, स्पर्मेटिड कोड होती है, स्पर्मेटिड कोड को दबा दिया जाता है ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो सके इनके अंदर। ठीक है। तो अब स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो मैं आगे आपको ब्लॉक पढ़ाऊंगा और स्टीर करके जो ये बताऊंगा मैं आपको, ये ब्लॉक और स्टीर, इसके अंदर होता है कि इसके अंदर तो कैस्ट्रेटेड लेंगे और जबकि बुल के अंदर अनकेस्ट्रेटेड। अब यहाँ पर स्पर्मेटिड कोड को दबा दिया तो इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होता होगा जिसको अपन बोलते हैं बर्डीजो। ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर क्या नाम है इसका, वर्डीजो। इसके इंस्ट्रूमेंट को नाम है वर्डीजो। स्पेलिंग वगैरह देख लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ तक ये कंप्लीट होगा, क्लियर। तो फर्स्ट लाइन जो बोल रही है कि ये अनकेस्टेटेड होते हैं, अनकेस्टेटेड मतलब इसके अंदर तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये एक तरह से किस में होगा, डेयरी एनिमल्स के अंदर होगा ना। ये किस में होगा, डेयरी एनिमल्स के अंदर होगा, क्योंकि यार एक से एक जनरेशन को बढ़ावा देंगे। ये एक तरह से हमारा क्या है, मेल, तो हम फीमेल के साथ ये मैटिंग करेगा और नेक्स्ट कंटिन्यू न्यू जनरेशन को बढ़ावा देगा। ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, बुल हमेशा अनकेस्ट्रेटेड मेल होते हैं, और जबकि ब्लॉक ये उल्टा है। इसका ये कैसे होता है, कैस्ट्रेटेड। इसके अंदर स्पर्मेटिड कोड को दबा दिया जाता है और ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका नाम है बर्डीजो। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये बड़ी पेनफुल प्रोसेस होती है इसके अंदर, क्लियर हुआ। जिसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में ये चीज तो समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं एक पॉइंट डिस्कस करता हूं, जैसे ये सब रफ कर देते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद में आपको एक पॉइंट डिस्कस करता हूं मैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम आप देखो अच्छे से, इस डायग्राम में आप देखेंगे, मैं फर्स्ट टाइम पेन टेप चला रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप थोड़ा बहुत टॉलरेट कीजिए। ठीक है। तो धीरे धीरे हैबिट में हो जाएगा जी। यहाँ पर आप देखेंगे एक पोर्शन होता है इसके अंदर, क्या नाम है, इसको बोलते हैं अपन, बहुत सी गायों के अंदर एक उभरा हुआ सा ये पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं हम हम्प। ठीक है। अब भाई आपने इसको तो हम्प बोल दिया इस पोर्शन को, तो इसमें भी कुछ दो कंडीशन होती है। अब ये आप देख रहे होंगे कि यार इस गाय के अंदर क्यों नहीं है, इसका मतलब भाई अदर गायों में क्यों और इसमें क्यों नहीं है। तो आप इसमें देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं ये कौन सी, जिसके अंदर हम्प होता है वो तो कौन सी ब्रीड होगी, इंडिया की, मतलब कि इंडिजिनस इसको बोल सकते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है बोस इंडिजिनस, बोस इंडिजिनस। जिन गायों के अंदर ये हम्प वाला पोर्शन रहेगा उसको हम बोलेंगे बोस इंडिजिनस, और जिनके अंदर नहीं है, अब ये जो गाय दिख रही है आपको सामने, इसके अंदर हम्प नहीं है, तो इसकी जो कैटेगरी होगी इसको बोलते हैं बोस टोरस, TAURUS। ठीक है, बोस टोरस, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो ये एक तरह से कौन सी ब्रीड हो गई, इंडिया की नहीं है तो हम किस कैसे बोल सकते हैं, एक्जोटिक। ये कैसी होगी, इसका मतलब ये एक्जोटिक है। और जो इंडिया में पाई जाएगी वो कैसी होगी हमारी, इंडिजिनस। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो मुझे लगता है ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई की। इसके बाद में अपन देखेंगे, वन बाई वन टर्म चल रही थी अपनी, इस टर्म में देखेंगे यहाँ पर आता है काफ, ईफर, काबिंग। सबसे पहले अपन वन बाई वन देखेंगे कि भाई सबसे पहले काविंग क्या होता है। काबिंग एक तरह से हम जैसे हिंदी में बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं बच्चे देने की प्रक्रिया। क्या बोल सकते हैं, बच्चे देने की, मतलब जो भी आप समझ गए होंगे इसको, मतलब कि पार्चुरेशन, समझ में आ गया। तो बच्चे देने की प्रक्रिया होती है एक तरह से, क्या होती है, काविंग। आप इसको हिंदी में अच्छे समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पार्चुरेशन ना डिलीवरी होती है, तो काविंग हो गया, उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो जो बच्चे देने की प्रक्रिया होती है, बच्चे देने की प्रोसेस हमारा काबिंग के रूप में आ गया। जैसे देखो, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन कैटल, मतलब पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द, जो भी बच्चे की कैटल वगैरह की प्रोडक्शन होता है।
काफ उसको बोलते हैं अपन, जो गाय का बच्चा उसको काफ बोलते हैं। अब यहाँ पे काविंग तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से जो बच्चे देने की प्रक्रिया तो ठीक है, अब इस बच्चे को क्या बोलते हैं? काफ बोलेंगे। ये कैसा होगा? यंग वीप होगा। ठीक है, ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में ठीक है भाई, बच्चे देने की प्रक्रिया। अब मुझे ये बताओ आप, यहाँ पर कैसा होगा? यंग होगा। अब आप देखेंगे जो भी, जैसे हम हैं, हम खुद को देख लेते हैं कि हम एक तरह से यंग है क्या अडल्ट है। तो अभी जब भी आप ऐसे कंफ्यूज नहीं हो ना, बहुत से बोलेंगे हम तो यंग है। बिलो 18 ईयर्स एज के तो क्या माने जाते हैं? यंग। और ग्रेटर देन 18 ईयर्स को क्या बोल सकते हैं? वो किस में आएंगे अभी? अडल्ट के आएंगे, जैसे 24 तक, ऐसे 25 तक जो एज होती है हमारी अडल्ट एज होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो बच्चा है, जो काफ है हमारा, क्या मतलब गाय का बच्चा, तो ये यंग वीप होगा। ठीक है, इसके बाद में काविंग समझ में आ गया, काफ समझ में आ गया। जो गाय, अब गाय कब बोलेंगे भाई? तो गाय तब बोलेंगे जब उसने बच्चे को जन्म दे दिया, तब उसको हम किस नाम से जाने जाएंगे? उसको नाम से जाने जाएंगे हम, किस नाम से? काऊ के नाम से। जब तक उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया तब तक हम उसको काऊ नहीं बोल सकते। तो फीमेल बीफ, गाय तो एक तो फीमेल होगी, ऑब्वियसली बात है। जो डेयरी एनिमल दैट हैज हेड ए काफ, उसका एक बछड़ा होगा, मतलब एक बच्चा होगा, तब उसको हम क्या बोल सकते हैं? काऊ बोल सकते हैं। क्लियर हुआ है यहाँ तक? ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको? इसके बाद में हम, ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक ईफर, ईफर क्या होता है? ईफर देखो, ईफर क्या होता है इसके लिए मैं बताता हूँ। ईफर का मतलब ये है, यहाँ पर ईफर, इसमें देखो यहाँ पे लिख रखा है कि यूजुअली ये कितने मंथ का होता है। सबसे पहले तो ये देख लो, जो बच्चा होता है गाय का, वो 18 से लेके 24 मंथ तक, ठीक है, 18 से लेके 24 मंथ तक का हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा? ईफर कहलाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ईफर बोल सकते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है एकदम अच्छे से मैंने आपको क्लियर करने की ट्राई की। मतलब भाई 18 से लेके अपन बोल सकते हैं भाई, 18 से लेके हीफर का मतलब ये है कि एक तरह से, ये एक तरह से क्या होगा? यंग हो गया, मेच्योर हो गई हमारी काउ, मेच्योर। 18 से लेके 24 ईयर्स तक की जो मंथ एज है, सॉरी इसको मंथ बोलेंगे, मंथ तक की जो एज होगी 18 से लेके 24 तक, उसको हम क्या बोल देंगे? हीफर बोल देंगे। ठीक है, ये देख लेना। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो ये यंग वाला हो गया ना। इसके बाद में जब हमारी काव मेच्योर हो गई तो हमने उसको हीफर बोल दिया। काविंग समझ में आ गया, काव समझ में आ गई, काफ समझ आ गया। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले काविंग क्या होता है कि एक तरह तो मतलब कि प्रोसेस होती है बच्चे देने की, जैसे उसको बोलते हैं पार्चुरेशन ऑफ द कैटल, जो इसका इसका बच्चा भी होता है उसको काफ बोलते हैं। ठीक है, जिसके बाद में मैंने उसको बताया कि भाई जो बच्चा पैदा होगा उसको बोलते हैं हम काफ, गाय का। तो काफ एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वो यंग होगा, ऑब्वियसली बात। ठीक है, अब काऊ कब बोलेंगे? जब वो एक बच्चा दे देती है, ठीक है, तब उसको काऊ कहलाती है। आए समझ में? ये फीमेल होती है, ऑब्वियसली बात है। इसके बाद में ईफर, ईफर एक तरह से मेच्योर स्टेज होती है 18 से लेकर 24 मंथ तक, जिसकी तब जाके वो मेच्योरिटी स्टेज में आती है। तो उस स्टेज को अपन बोलते हैं ईफर। क्लियर हुआ? इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है कि भाई स्प्रिंगर टीजर, ये क्या होता है? अब यहां पर वन बाई वन सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि भाई सबसे पहले देख लेते हैं अपन, ये देखेंगे आप, सायर। सायर क्या होता है? मेल पेरेंट्स होता है। क्या होता है उसका? मेल पेरेंट्स होता है। सायर क्या होता है इसका? मेल पेरेंट्स होता है। ठीक है,
किसका, बच्चे का मेल पेरेंट्स होता है उसको बोलते हैं सायर। और जिसके बाद में अपन देखें डेम, डेम क्या होता है उसका फीमेल पेरेंट्स होता है, फीमेल पेरेंट्स किसका, बच्चे का, उसको बोलते हैं डेम। क्लियर हुआ, ध्यान रखना आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब यहां पर स्प्रिंगर टर्म को डिस्कस करते हैं। जब गाय क्या होती है कि स्टार्टिंग में क्या होती है कि जैसे मान लिया अपन ने उसको क्या करा दिया, मेटिंग करा दिया गाय को, मेल और फीमेल को मेटिंग करा दिया। अब मुझे ये बताओ, मेल और फीमेल को मेटिंग कराने के बाद आपने देखा कि मेटिंग हो गई, जिसमें से स्टार्टिंग मान लो वो प्रेग्नेंट हो गई काऊ, तो वो 2 मंथ की है, कितने मंथ की मान के चलो, 2 मंथ की। 2 मंथ के बाद में वो धीरे धीरे जितने मंथ निकलते गए उसके मान लीजिए 7 मंथ हो गए, ऐसे समझो, समझने को बता रहा हूँ। तो ये जो स्टेज आती है जो 7 मंथ की, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको एडवांस स्टेज। कौन सी बोल सकते हैं, एडवांस स्टेज प्रेगनेंसी की। समझ में आया। तो इस एडवांस स्टेज को हम क्या बोल सकते हैं, मतलब ये बोल रहा है कि ए फीमेल बोवाइन शोइंग साइन ऑफ द एडवांस प्रेगनेंसी। क्लियर हुआ, स्टार्टिंग के मंथ को नहीं बोल के हम जो लास्ट उसके मंथ होते हैं तो वो हमारा स्प्रिंगर पीरियड होता है, तो स्प्रिंगर बोल सकते हैं उसको। उस फीमेल को अपन क्या बोल सकते हैं, स्प्रिंगर बोल सकते हैं। क्लियर हुआ, उस फीमेल को जो काऊ है उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्प्रिंगर बोल सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है हम एक तरह से एक वर्ड में बोले तो साइन ऑफ द एडवांस प्रेगनेंसी, उसको क्या बोल सकते हैं, स्प्रिंगर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा एक होती है कास्टिंग। अब इन दोनों प्रोसेस को देखते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ। इसके बाद में देख रहे हैं टीसर। इस टर्म को देखो, इसके अंदर ये बोल रहा है कि बुल यूज टू डिटेक्ट द हीट और एस्ट्रस ऑफ द फीमेल काउ। इसका मतलब क्या होता है कि जो बुल होता है ना उसको हम किसी बाड़े के अंदर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब फीमेल का, यहाँ पर फीमेल का जो फीमेल क्या होती है, जो काऊ होती है, जो हीट पर्पज मतलब हीटिंग पीरियड में आती है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो काऊ हीटिंग पीरियड में आती है तो वो क्या होती है कि मेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, कहने का मतलब। तो उस चीज़ को हम कैसे पता लगाएंगे कि हीट में आ गई और कैसे नहीं, तो उस टाइम हमें क्या होता है कि बाड़े के अंदर जो जो बाड़ा होता है बड़ा सा, उसके अंदर हम बुल को रखते हैं, ताकि जब काऊ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मतलब उसके पास जा रही है, तो हम थोड़ा सा मतलब आइडिया ये लगा सकते हैं कि हीटिंग पीरियड चल रहा है काऊ का। तो इससे हम ये डिटेक्शन के लिए इसी प्रोसेस को हम बोल सकते हैं टीसर। क्लियर हुआ, तो मतलब कि डिटेक्शन ऑफ द हीट, ठीक है, किसका, फीमेल का होगा। क्लियर हो। इसके बाद में कास्टिंग प्रोसेस होती है। कास्टिंग आप गूगल करके देखना, इसके अंदर आपको दिखाएगा कि जैसे कुछ गाय वगैरह क्या होती हैं, वो कितने मतलब कि आप जैसे मान लो उसकी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट करते हो, जैसे कैस्ट्रेशन प्रोसेस करते हो, जैसे मान लो काऊ है, तो इस काऊ के अंदर आपने क्या किया, ठीक है, इस काऊ के अंदर आपने क्या किया, इसकी सर्जिकल प्रोसेस की, जैसे मान लो कुछ भी मान लो इंजेक्शन वगैरह देने गए सर्जिकल, और जैसे कैस्ट्रेशन, ये बड़ी पेनफुल प्रोसेस होती है जो जिन जानवरों में की जाती है, कैस्ट्रेशन, सर्जिकल प्रोसेस वगैरह, और जैसे इंजेक्शन वगैरह देते हैं। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मतलब कि इतने ईजी नहीं देने देते, नहीं ऐसे कुछ प्रोसेस करने नहीं देते, तो उसको क्या करते हैं, उसके पेट को इस तरीके से बांधते हैं उसको, है ना। तो आप देखना उसको इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, लेटाया जाता है, उसको डाउन किया जाता है, मतलब थ्रोइंग डाउन, किसी बेरेस पर्पज़ के लिए। क्लियर हुआ, बेरेस पर्पज़ जैसे सर्जिकल, जैसे कैस्ट्रेशन वगैरह, ताकि उसको रिमूव मतलब कि उस स्पर्मेटिड कोड को दबाया जाता है वर्डिजो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो ऐसे कुछ प्रोसेस होते हैं, उनके लिए उनको लिए अपन क्या करते हैं, उसको काऊ को लिटा देते हैं, तो वो कुछ रस्सी वगैरह से बांधते हैं, तो वो प्रोसेस होती है हमारी कास्टिंग प्रोसेस होती है। क्लियर हुआ। यहाँ पर जो लास्ट टर्म बची है फ्री मार्टिन, इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा बाद में। पहले इसके पहले हम कुछ टर्म और जानेंगे, जैसे कंसेप्शन। पहले सबसे पहले जो कंसेप्शन जो टर्म है, इस कंसेप्शन टर्म का मतलब डायरेक्ट एक ही वर्ड में बोलूँ तो मैं फर्टिलिटी रेट, क्या बोलता हूँ, फर्टिलिटी रेट। जैसे मैंने माना कि मैंने लिए, जैसे मान लो 100 बुल लिए और 100 ली मैंने काऊ, इन दोनों को मैंने क्या किया, मेटिंग कराया, ठीक है।
अब इन दोनों को मीटिंग में देखा कि ये जरूर थोड़ी कि पूरी 100 की 100 मीटिंग कराने पर प्रेग्नेंट हो जाएगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मान लिया मैंने सपोज किया उसमें 80 काऊ प्रेग्नेंट हो गई, 80 काऊ प्रेग्नेंट हो गई उस दौरान, मीटिंग के दौरान, ठीक है। उस टाइम कितनी काऊ प्रेग्नेंट हो, 80। तो हम कह सकते हैं कि कितनी काऊ फर्टाइल हुई है जब हमने उनको मीटिंग कराया। तो यही एक हमारा कंसेप्शन टर्म को डिनोट करता है, फर्टिलिटी रेट को, ठीक है। क्लियर होगा कंसेप्ट। इसके बाद में हम देखेंगे सर्विस। सर्विस मैंने डिस्कस कर दिया मेल और फीमेल की। मेल इसमें यहाँ पे क्या होगा, बुल, और जबकि काऊ क्या होगी, इसकी फीमेल होगी। तो ये दोनों मैटिंग करते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सर्विस। क्लियर हुआ। अब एक जो सर्विस पीरियड, भाई सर्विस पीरियड कब का होता है, भाई काऊ में सर्विस पीरियड किसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कंसेप्शन को पहले में इसमें एक छोटी टर्म अब एक बोलते हैं कंसीव। कंसीव स्पेलिंग देख लेता हूँ, कंसीव, ठीक है। कंसीव बोलते हैं, उसका मतलब होता है काऊ क्या हो गई, प्रेग्नेंट, ठीक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कंसेप्शन तो क्लियर होगा। फर्टिलिटी रेट कितनी, मतलब जैसे 100 बुल और 100 काऊ को क्रॉस कराया तो उसमें कितनी ज़्यादा, कितनी प्रेग्नेंट हो सकी। ये जरूर थोड़ी कि 100 की 100 ही प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसा रेयर केस होता है, ठीक है। तो कंसीव का मतलब होता है प्रेग्नेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो टर्म सर्विस पीरियड, कौन सी सर्विस पीरियड, इस सर्विस पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि सर्विस पीरियड होता क्या है। इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है, जो डिलीवरी हो गई काविंग से लेके, अब ये बीच में क्या करेगी, भाई पार्चुरेशन हो गया, ठीक है, तो ये दूध वगैरह देगी, मिल्क वगैरह देती रहेगी, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड आएगा इसके बीच में। अब ये यहाँ तक जो एंड नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगी वापस से फिर से ये कंसीव करेगी, कंसेप्शन। तो ये जो कंसीव करेगी, कंसेप्शन होगा, दोबारा वापस से कंसीव करेगी, प्रेग्नेंट होगी, तो उसके बीच का जो पीरियड होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा सर्विस पीरियड। क्लियर हो गया। इसके बीच का पीरियड सर्विस पीरियड कहलाता है। ये 60 से लेके 90 डेज का गैप होता है। कब से, वो पार्चुरेशन होगी, फिर नेक्स्ट वापस से प्रेग्नेंट कराते हैं काऊ को। जैसे आप देखेंगे भाई कि काऊ को हम जैसे मान लें वो कुछ दिन में 20, मान लो 1-2 हफ्ता बाद में वापस से वो बाय द वे हीट में आ गई, ठीक है। तो हीट में आ जाती है, तो हीट में आ जाती है तो हम देखेंगे उसको कि ये थोड़ी ना कि वापस से उसको मेटिंग करा देते हैं, वापस से प्रेग्नेंट कर देते हैं। यदि तुम ऐसे करोगे कंटिन्यू तो यार उसमें तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं बचेगी। फिर उस इसी इसी वजह से तो होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रोडक्शन करेगी, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा काफ को प्रोडक्शन करेगी, तो यार उसको इतना थोड़ी है, उसकी कैपेसिटी फिर उसकी डाउन हो जाती है, फिर उसको मिल्क वगैरह इतना अच्छे से नहीं देती। तो इसलिए उसमें बीच में क्या होता है, उसको गैप दिया जाता है, कितने दिन का, 60 से लेकर 90 डेज का गैप दिया जाता है वापस से प्रेगनेंसी के लिए। क्लियर हो गया। यहाँ पर जेस्टेशन, इसमें उल्टा कर दो। उल्टा क्या कर दो, कंसेप्शन, जब उसने प्रेग्नेंट हुई काऊ, और बच्चे देने का प्रोसेस, काविंग प्रोसेस, पार्चुरेशन तक का पीरियड, वो कितने, जैसे अपन भाई फीमेल के अंदर बोलते हैं 9 मंथ का होता है, यहाँ पर होता है इस जेस्टेशन को बोलते हैं 282 डेज का, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ऐसे बोल सकते हैं जैसे अपन इसको कंसेप्शन, मतलब यहाँ बोल सकते हैं अपन कंसेप्शन को रिलेट करो सर्विस से। किससे, सर्विस से, मतलब जिस दिन मेटिंग हुई प्रेग्नेंट हो जाएगी, और काविंग मतलब बर्थ तक का पीरियड, जिस दिन वो बर्थ दे देगी। इन दोनों के बीच का गैप क्या कहलाएगा, जेस्टेशन कहलाएगा। क्लियर हुआ। ये कितने दिन का पीरियड होता है, एक जेस्टेशन पीरियड आता है ना, नाम बोलते हैं जेस्टेशन, यहाँ पे जेस्टेशन ओनली, तो ये प्रोसेस बता दी। वो जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 282 डेज का होता है। तो मुझे लगता है क्लियर हो, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट टर्म बाद में जाके। जैसे लैक्टेशन पीरियड आ गया समझ में, इसको देखते हैं लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। भाई लैक्टेशन पीरियड जब से कब से, पार्चुरेशन के बाद में,
पार्चुरेशन के बाद में, एक मिनट रुको, पार्चुरेशन के बाद में गाय मतलब कि जो भी उसने बच्चे को जन्म दिया, तो कितने दिन तक वो दूध देती है, कितने दिन तक दूध देगी, मिल्क का प्रोडक्शन करेगी, 305 डे। क्लियर हुआ? 305 दिन तक वो क्या करती है, मिल्क को देती है। अब स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि 305 दिन में से 3 to 5 डेज तो क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम एक तरह से क्या होता है, एंटीबॉडी का काम करेगा, बच्चे को रेजिस्टेंस देगा, ताकि इन्वायरमेंट के लिए, तब उस जो काफ हुआ उसको बहुत ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल। आइज एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी वगैरह होती है उसके अंदर, ताकि वो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में काम कर सके, जैसे मतलब कि वही टॉलरेट कर सके, वो इतना कैपेबिलिटी हो सके उसको, मतलब एक जान, मतलब ताकत होती है। तो उसका फैटी होता है, तो अच्छा होता है उसके लिए, ये बच्चे के लिए कितने, 3 से 5 दिन। ये कोलेस्ट्रम होता है, जो दूध स्टार्टिंग में आता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और जो बाकी 305 दिन तक वो दूध देती है। ये हो गया अपना क्या, लैक्टेशन पीरियड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद में एक, जिसके बाद में, एक मिनट को, एक पॉइंट आता है जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है भाई इसने दूध दे दिया, भाई मिल्क दे दिया उसने, इसमें एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे नहीं है, मैं बता देता हूँ, इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और समझने का है कि ठीक है भाई उसने दूध दे दिया कितने दिन तक, 305 दिन तक, कितना, 305 दिन तक का दूध दे दिया। मैं एक पेज टेस्ट कर लेता हूँ यार, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़रूरी है यार ये, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है। ठीक है, ब्लैंक पेज ले लिया मैंने ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कंसेप्ट आपको, भाई कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले उसने दूध दिया कितने, 305 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कुछ गाय होती है जो कम्प्लीटली ईयर वाइज भी दूध देती है, तो यार अब कम्प्लीटली ईयर वाइज दूध निकालोगे तो फिर वापस से फिर से वो कंटिन्यू, तो इतने अच्छे से मतलब दूध नहीं दे पाती, फिर नेक्स्ट जो भी अगली प्रेगनेंसी के दौरान वो अगला बच्चा पैदा करती है, तब उसके बाद में इतना अच्छे से दूध नहीं दे पाती। तो उसके बीच में क्या होता है, थोड़ा बहुत गैप दिया जाता है उसको। तो गैप कितने दिन का, उस गैप को अपन बोलते हैं ड्राई पीरियड। क्या बोलते हैं, ड्राई पीरियड। ये ड्राई पीरियड कितने दिन का होता है, 60 to 75 डेज का होता है। यहाँ तक क्लियर होगा, कितने दिन का होगा, 60 to 75 डेज का होगा, ठीक है। अब भाई ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको ड्राई पीरियड इतने दिन का होता है। इसके बाद में हम देखेंगे एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं बेस्ट एवरेज। क्या बोलते हैं, बेस्ट एवरेज। ये क्या होता है, ये गाय ने कितना दूध का प्रोडक्शन किया, टोटल मिल्क, या हम बोल सकते हैं टोटल मिल्क प्रोडक्शन, या टोटल लैक्टेशन बोल सकते हैं, मतलब कितना दूध दिया उसने एक तरह से, ठीक है। जैसे भाई टोटल लैक्टेशन जो भी कितना अमाउंट में उसने दूध दिया, जैसे गाय देती है वैसे 2500 से लेकर 3500 के समथिंग मान सकते हैं, ठीक है, लीटर वगैरह जो भी, कंप्लीट इतने दिनों के अंदर, ठीक। ये समझ में आ गया। डिवाइड बाई लैक्टेशन पीरियड कितने दिन का है उसका, लैक्टेशन पीरियड वो कितने दिन का होता है, अभी बताया मैंने 305 दिन का। कितना, 305 दिन का। ये समझ में आ गया कंसेप्ट। तो ये जो मैंने इसको आपको बताया, ये फॉर्मूला टोटल मिल्क या लैक्टेशन पीरियड, इतना तो अमाउंट में दूध दे दिया और इतने दिन तक दूध देती है, ये दोनों का जो जो मैंने डिवाइडेशन बताया, ये दोनों डिवाइडेशन क्या कहलाता है, बेस्ट एवरेज कहलाता है। जो भी अमाउंट आएगा वो बेस्ट एवरेज कहलाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो मुझे लगता है ये टर्म भी आपको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ,
क्वेश्चन क्या है मेरा, मैं अच्छे एक दो क्वेश्चन बना के लाया हूँ आपके लिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट बताया, क्या, थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपको ध्यान आएगा। आप क्वेश्चन बताना मेरे को। जैसे मैंने बोला कि इसको अरेंज करो, ईफर, काफ, स्प्रिंगर और काविंग और काउ, इन तीनों को अरेंज करने के लिए बोला कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि कैसे अरेंज करेंगे। तो आप देखेंगे इसको अरेंज करने के लिए कि सबसे पहली जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी। सबसे पहले क्या होगा, आप इसको अरेंज करके बताएंगे मेरे को। काफ होगा, सबसे पहले बच्चा जन्म लेगा, ठीक है। बच्चा जन्म लेगा, उसके बाद कौन सी प्रोसेस बताई मैंने, हीफर। बच्चा क्या हो जाएगा, मेच्योरिटी स्टेज में आ जाएगा। मेच्योरिटी स्टेज में आके, भाई एक तरह से मैंने यही तो बताया था आपको कि सबसे पहले तो बच्चा जन्म लेगा, जिसके बाद में क्या होगा, इसको एक तरह कर देते हैं, एक मिनट। हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना। अब इस प्रोसेस के अंदर आपने देखा कि भाई यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि बच्चा जन्म ले लिया। इसके बाद हीफर, हीफर मैंने क्या बताया था आपको, कौन सी प्रोसेस बताई थी, ये एक तरह से कौन सा हो गया, मेच्योरिटी स्टेज होगी। इसके बाद में मैंने बताया था स्प्रिंगर, स्प्रिंगर आएगा। स्प्रिंगर क्यों आएगा, ये एक तरह से एडवांस प्रेगनेंसी, 2 महीने से लेकर 7 महीने तक का मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। तो जो 7 मंथ वाला जो लास्ट स्टेज होगा वो कौन सी होगी, एडवांस प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट हो गई काऊ, तो प्रेग्नेंट होने के बाद में उसके बाद कौन सी प्रोसेस आएगी, काविंग प्रोसेस आएगी तक पार्चुरेशन के लिए। फिर यदि वो बेबी को जन्म दे देती तो कौन सी प्रोसेस आएगी, काउ। समझ आ गया। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक को ऐसे अरेंज कर सकते हैं अपन। बाय द वे पूछ ले तो क्वेश्चन, ठीक है भाई। पहला बच्चा दे दिया, बच्चे के बाद में ये कौन सी होगी, ईफर, ये मेच्योरिटी स्टेज होगी उसकी। क्लियर। स्प्रिंगर कौन सी, एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद काविंग क्या होगी, पार्चुरेशन वाली प्रोसेस होगी, ठीक है, पार्चुरेशन। क्लियर हुआ। जिसके बाद काऊ कब बोलेंगे, जब उसको वो एक बच्चा जन्म को दे देती है। क्लियर। इसके बाद में जो नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं, इतना सारा पढ़ने के बाद एक दो क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहे हैं, आपसे पूछता हूं मैं। जैसे इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना जो हमने पढ़ा। कि मैंने लिखा कंसेप्शन, और एक लिखा मैंने जेस्टेशन, और इसके बाद में लिख दिया मैंने मेटिंग, और एक प्रोसेस लिख दिया मैंने लैक्टेशन। इसको रोक के एक बार आप इसको ट्राई करो, कोशिश करो अपने से कि क्या इसका आंसर हो सकता है। किया ट्राई, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आएगी, आप खुद देखेंगे। सबसे पहले कंसेप्शन का मतलब तो मैंने बताया कि एक तरह से वो फर्टाइल हो गई। जेस्टेशन, जेस्टेशन मैंने कौन सा पीरियड बताया था भाई, जेस्टेशन मैंने एक तरह से मेटिंग से लेके बर्थ तक का पीरियड, पार्चुरेशन तक, ठीक है। इसका मतलब मेटिंग पहले होगी। तो इसको जब हम प्रोसेस को जमाएंगे, सबसे पहले मैं देखता हूँ मेटिंग आएगा, क्योंकि वो मेटिंग आपस में क्रॉस हो गए। मेटिंग के बाद में कंसेप्शन आएगा, क्योंकि अब मेटिंग के बाद में तो वो फर्टाइल होगी, तो कंसेप्शन आ गया, ठीक है। अब कंसेप्शन से लेके कहाँ तक का, काविंग तक का पीरियड्स, जो क्या कहलाएगा हमारा जेस्टेशन। कंसेप्शन होगी, वहाँ तक का पीरियड जेस्टेशन होगा। जेस्टेशन के बाद में क्या होगा, काऊ बन जाएगी। काऊ बन जाएगी तो कौन सा पीरियड आ जाएगा, लैक्टेशन। एकदम कंसेप्ट क्लियर। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले यदि वो मेटिंग होगी तभी तो फर्टाइल होगी ना। कंसेप्शन मैंने क्या बताया, फर्टिलिटी रेट, वो बताया ना एग्जाम्पल, 100 वूल क्रॉस करता है 100 काउ से, तो 80 फर्टाइल होती है।
तो क्लियर, सबसे पहले मीटिंग हो, इसके बाद कंसेप्शन आएगा, जेस्टेशन, लैक्टेशन। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये टर्म भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद में ये वाली टर्म तो आपको अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ तक ये क्लियर हो गया ना। इसको मैं एक मिनट, तो मैंने यहाँ तक आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर कर दिए भाई आपके। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड वाला हो गया कंप्लीट ये। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं, ये सब समझ में आ गया अच्छे से आपको। इसके बाद में देखो, मैंने आपको ये सब टर्म कंप्लीट कर दिया, आपकी लैक्टेशन पीरियड ये सब कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन आते हैं चैलेंज फीडिंग। चैलेंज फीडिंग क्या होता है, नाम से पता लग रहा है चैलेंज फीडिंग। इसको देखो, नाम से पता लग रहा है चैलेंज, मतलब कि सीधा सीधा मैं बताऊं आपको, अल्टरनेट सोर्स दिया जाता है किसको, एनिमल को। जैसे अपन निकलाते कि कुछ अलग से, मतलब कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो अल्टरनेट सोर्स दिया जाता है एनिमल को, जैसे भाई चारा वगैरह वो तो खाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या खिलाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा घर पे कहीं आपने गाय बेच रखते हो तो शुगर वगैरह दिया जाता है। शुगर मतलब चीनी वगैरह खिलाया जाता है उसको, माट वगैरह, तो अच्छे से उनके लिए खल वगैरह ऐसा कुछ बनाया जाता है, माट वगैरह, तो शुगर वगैरह दी जाती है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन का पर्पज होता है, उसको फीड कराया जाता है। क्लियर हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, चैलेंज फीडिंग बोलते हैं। क्लियर है, तो इसका जो डेफिनेशन लिख रखा है इन्होंने देखो, द प्रैक्टिस ऑफ द फीडिंग हायर लेवल ऑफ द कंसंट्रेट टू चैलेंज द काउ टू रीच द मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब जो अल्टरनेट सोर्स दिया जाता है उसको, काउ को, किसके लिए, मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या कहलाता है, अपना चैलेंज फीडिंग कहलाता है। तो मुझे लगता है एकदम कंसेप्ट ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, कंसंट्रेट। अब कंसंट्रेट और एक होता है रफीज। इसको एक मिनट, ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है अपना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, चैलेंज पीरियड, कंसंट्रेट। नाम से पता लग रहा है, फीड देट कंटेन लेस देन 18% क्रूड फाइबर एंड मोर देन 60% को यहाँ पर करो, ये गलत दिख रखा है, 70%, कितना करो, 70% टीडीएन आर कॉल्ड कंसंट्रेट सच इज द ग्रेन ऑयल के ग्रेन ऑन प्रोडक्ट्स वगैरह जो दिए होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो कहने का मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, कंसंट्रेट का मतलब ये होता है कि लेस देन 18% कंटेंट, लेस देन 18% क्या होना चाहिए, क्रूड फाइबर। ठीक है, और मोर देन मतलब ग्रेटर देन 70% क्या होना चाहिए, TDN। क्लियर हुआ। अब यहां पर आप देखेंगे, इससे नीचे जब इसको पढ़ेंगे रफी, इसके अंदर देखो, फीड दैट कंटेन मिनिमम 18%, क्या मिनिमम, यहाँ पे तो क्या इसने लेस देन 18%, 18% से कम होना चाहिए कंसंट्रेट के अंदर, यहाँ पे मिनिमम बता रहा है, कम से कम 18 तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बात समझे। तो मिनिमम टू मिनिमम कितना होना चाहिए, कहने का मतलब इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, 18% तो होना चाहिए, पर इससे ज्यादा भी हो सकता है। और मैक्सिमम TDN, अब यहाँ पे मोर देन हो सकता है, मतलब कि 70% से ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना रख सकते हो आप, 70% रख सकते हो। कहने का मतलब ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बात समझे। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो सबसे पहले 18% से कम होना चाहिए क्रूड फाइबर और 70% से ऊपर हो सकता है TDN, जबकि यहां पर 18% से ज्यादा हो सकता है कौन, क्रूड फाइबर, और 70% TDN, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोला है इसने। तो हमारा कौन सा होगा, राफेल। क्लियर होगा, तो कंसेप्ट क्लियर होगा। यहां पर देखो उल्टा है थोड़ा,
18%, ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 70% ज़्यादा हो सकता है, जबकि 70% से इससे ज़्यादा नहीं, 70% तक हो सकता है TDM। क्लियर होगा। अब ये समझ में होगा कि यार ये होता क्या है कंसंट्रेट, और ये क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कंसंट्रेट और एक रफ, इसका जो एक कंसेप्ट होता है, कंसंट्रेट में जैसे अपन ले सकते हैं ग्रेन ले सकते हैं, ऑयल केक ले सकते हैं, जबकि यहाँ पर हमने देखा होगा कि हरे चारे खिलाते हैं ना अपन भैंस पशुओं को, तो हरे चारे जो भी अपन खिलाते हैं, ग्रीन पाउडर वगैरह खिलाते हैं, वो सब किस में आते हैं, इसके अंदर आते हैं। जबकि कंसंट्रेट में कौन सा आते हैं, ग्रीन ऑयल केक वगैरह जो भी अपन खिलाते हैं, उसको मस्टर्ड का ग्राउंडनट का ऑयल वगैरह देते हैं, और अपन उसके साथ साथ अपन जो भी ग्रेन्स वगैरह खिलाते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, कंसंट्रेट के अंदर आते हैं। तो क्लियर होगा, जो भी ग्रीन पाउडर आता है, कुल मिला के बात ये है कि ग्रीन पाउडर आता है इसके अंदर आता है, जबकि कंसंट्रेट वगैरह जो भी ग्रेन्स वगैरह ऑयल के ग्राउंडनट ऑयल्स वगैरह देते हैं अपन, जो किस में आते हैं, कंसंट्रेट के अंदर। जैसे यहाँ पर एक कंसेप्ट अभी समझ में आ जाएगा आपको, हे और साइलेज वाला कंसेप्ट देखो, यहाँ पे है, इसके अंदर जो मेन पॉइंट है, ये कौन सा होता है, ड्राई फॉर्म होता है। जो जैसे मान लिया आपने, इसको इधर से किस कर देता हूँ, चलो भाई इधर चलो, ठीक है। है, यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन फोल्डर है, जैसे मान लिया क्या, अच्छा इधर आएगा ना, इधर देख लो, यहाँ पे है ग्रीन फोल्डर, ठीक है। और जबकि साइलेज, यहां पर इन ग्रीन फोल्डर को यदि मैं ड्राई फॉर्म में लूंगा, किसमें, ड्राई फॉर्म में, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, है कहलाएगा। इस ड्राई फॉर्म का मतलब इसके अंदर जो मॉइस्चर कितना होगा भाई, इसके अंदर मॉइस्चर कितना होगा, इसके अंदर मॉइस्चर होगा आपका 15 से 18% तक। क्लियर, किसके अंदर, है के अंदर। भाई ड्राई फॉर्म द ग्रीन पाउडर के अंदर 15 से 18% मॉइस्चर होगा, जबकि साइलेज की मैं बात करूंगा तो ये कैसा होगा अपना, ये होगा एक तरह से पशुओं के लिए जो पिकल्स बना दिया जाता है ग्रीन पाउडर का, ग्रीन पाउडर को, ग्रीन पाउडर को क्या करता है, पिकल्स बना दिया जाता है, अचार एक तरह से बोल सकते हैं। इसके अंदर 60 से लेकर 70% क्या होता है, मॉइस्चर होता है। 60 से लेकर 70% क्या होता है, इसके अंदर मॉइस्चर होता है। क्लियर हो। तो कहने का मतलब है क्या होता है, एक तरह से हमारा ग्रीन पाउडर होता है, ग्रीन पाउडर को ड्राई फॉर्म में सुखा दिया जाता है, और इसके अंदर कितना मॉइस्चर हो सकता है, 15 से लेके 18%, मतलब 15 से लेके 18% तक मॉइस्चर हो सकता है इसके अंदर। कितना, 15 से लेके 18%। क्लियर हो गया, तो उसको है बोलेंगे। जबकि साइलेज क्या होता है, ग्रीन पाउडर होता है, उसको अपन सुखाते नहीं है, ड्राई नहीं करते, उसको पिकल्स बना लेते हैं, तो इसके अंदर 60 से लेकर 70% मॉइस्चर होता है, उसको हम बोल सकते हैं साइलेज बोल सकते हैं। क्लियर हुआ, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट तो क्या ही करना, देखो कंसंट्रेट में लेस देन 18% क्रूड फाइबर होता है, जबकि ग्रेटर देन क्या हो सकता है, 70% TDN हो सकता है। जबकि यहाँ पर 18% से ऊपर क्या हो सकता है, क्रूड फाइबर हो सकता है, जबकि लेस देन 70% TDN हो सकता है। क्लियर हुआ, है क्या होता है, ग्रीन पाउडर होता है ड्राई फॉर्म में, जिसके अंदर 15 से लेकर 18% उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर हो सकता है। जबकि साइलेज में 60 से लेकर 70% मॉइस्चर हो सकता है, पिकल फॉर्म्स में यूज कर सकता है ग्रीन पाउडर को। क्लियर हो। अब एक कंसर्न, एक छोटा सा टर्म होता है, जैसे आपसे पूछ लिया एनर्जी फीड क्या होता है, तो ध्यान रखना है, एनर्जी फीड आपसे पूछ ले, इसमें दे नहीं रखा, तो एनर्जी फीड को आप याद रखना, लेस देन 20%, लेस देन 20% क्रूड फाइबर होता है इसके अंदर। लेस देन 20% क्या होता है, क्रूड फाइबर, ये क्रूड फाइबर ये वाला टर्म, ठीक है। कितना हो सकता है, लेस देन 20%, 20% से कम हो तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन, एनर्जी फीड बोल सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके आगे की टर्म हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जो भी PDF वगैरह है उसकी, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स